जय हिंद दोस्तों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा इस विनती के साथ कि आप मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं आज का विषय चिर परिचित, इसके पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि राजनीति का स्वरूप कैसा होना चाहिए। देखिए, एक तो थी परंपरागत राजनीति जो कि हम देखते आए थे, लेकिन पिछले एक दशक से नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा ही नहीं बदली बल्कि उसका स्वरूप भी बदला। हालांकि ये बदला हुआ स्वरूप हमें शीर्ष पर ज्यादा दिखा, नीचे नहीं दिखा। नीचे के जो लेवल होते हैं राजनीति के, राजकीय लेवल, उस पर नहीं दिखा। लेकिन पिछले दिनों साथियों एक फिनोमेना हुआ जिसको हम कह सकते हैं कि राजनीति का एक बदला हुआ स्वरूप देखने को मिला, और वो फिनोमेना तमिलनाडु में देखने को मिला। और वो क्या था? राजनीति में भावुकता का इंजेक्शन। साथियों, बिना भावुकता के इस दुनिया में कोई कार्य नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि राजनीति बड़ी प्रैक्टिकल होती है, राजनीति में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता है, और राजनीति ऐसी होती है, बड़ी निरंकुश होती है, बिल्कुल सरासर गलत है। जब भी किसी भी काम में, इस दुनिया में जो भी जीवन में आप काम करते हैं, उसमें अगर भावना नहीं है, भावुकता नहीं है, तो वो सही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई की। 39 वर्षीय अन्नामलाई ये सुर्खियों में थे क्योंकि इनका एक वीडियो वायरल हुआ। ये अपने पीठ में कोड़े मार रहे थे। कोड़े क्यों मार रहे थे? कोड़े इसलिए मार रहे थे कि एक महिला लड़की का बलात्कार हुआ, और ये कहा जा रहा है कि बलात्कारियों के संबंध डीएमके सरकार से हैं, और डीएमके सरकार ने कुछ खास किया नहीं। इससे रुष्ट होकर, परेशान होकर, भावना में आकर उन्होंने अपने को कोड़े मारे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ये पहले पुलिस अफसर भी थे, यहीं लखनऊ से एमबीए भी किया था। तो इनका कहना था जब नहीं कुछ कर पा रहा हूं तो मैं अपने को दंडित करूंगा, कोड़े मारे। यहीं तक नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रण ले लिया साथी। अब आप देखिए वो प्रण क्या था। बड़ा अव्यवहारिक, जिसको कोई कर नहीं सकता। वो था कि जब तक हम डीएमके सरकार को निकाल नहीं फेंकेंगे, तब तक हम जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। बहुत ही एक अव्यवहारिक, असंभव सा प्रण कि भाई साहब जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। बहुत बड़ी बात है। और साथ में यह भी कहा कि भगवान मुरुगन, विष्णु के अवतार साउथ में होते हैं, इनके 6 बहुत बड़े केंद्र हैं, वो फरवरी से उनका भ्रमण करेंगे। और सनातन के लिए भी उन्होंने कहा जिस तरह सनातन का अपमान हो रहा है, उसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। अब आप देखिए, एक साथ इन्होंने इतने प्रण लिए, इतनी कस्में खाई, अपने को दंडित किया। आप में से कोई कह सकता है कि क्या ये नौटंकी है? साथियों, अगर नौटंकी होगी, आप सोचो कि कोई नौटंकीबाज क्या ये कहेगा कि अब हम जूता चप्पल नहीं पहनेंगे? आज के युग में जैसे पहनोगे वैसे कहेंगे आपने तो ये कहा था। यानी कि व्यक्ति में गंभीरता है। और ये प्रण लेकर के उन्होंने पूरी देश का तो अटेंशन लिया, देश विदेश में हर जगह अटेंशन लिया कि राजनीति में भावुकता होना अति आवश्यक है। इस तरह की राजनीति बहुत पहले गांधी जी किया करते थे। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं कभी भी गांधी का प्रशंसक नहीं रहा, लेकिन 2-3 बार उन्होंने भी कहा था कि हम नंगे पैर चलेंगे और चप्पल नहीं पहनेंगे, और इस तरीके के प्रण वो लिया करते थे, सत्याग्रह किया करते थे। उससे मिलता जुलता कोड़े मारने वाला पहली बार देखा गया। और बाकी अगर आप देखें तो पिछले 30, 40, 50 साल से, बल्कि आजादी के बाद से, हमने देखा नहीं कि इतना भयंकर प्रण कोई लेता हो। हालांकि गुजरात में नरेंद्र मोदी अक्सर उपवास करते थे, फास्ट करते थे, तो फास्ट करने की परंपरा तो जारी है, लेकिन कोड़े मारने की, जूता चप्पल ना पहनने की,
ये साथियों एक जिसे कहना चाहिए कि बहुत ही मतलब एक्सलेंट आप कहेंगे या कहेंगे बड़ा ही नयापन है, और इसको राजनीति तो आप कह ही नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही असंभव सी बात है। खैर, मेरा ये मानना है कि राजनीति में अगर भावना अगर आप लाते हैं तो जनता का आप विश्वास भी जीतते हैं, और जनता आपको सराहती है कि आपने कोड़े मारे जूता चप्पल नहीं पहन रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से तो ये सही है ही, मानवीय दृष्टि से ये कितना बढ़िया है। मैं बधाई दूंगा अपने बीजेपी आला कमान को कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया तमिलनाडु ने जो ऐसा कर रहा है, और कोई मीडिया अटेंशन के लिए ही नहीं बल्कि वास्तविकता लगती है ऐसे प्रण में, उसको लेकर मैं बधाई दूंगा। साथ में मैं ये कहूंगा अपने आला कमान भारतीय जनता पार्टी से कि इस तरह के नेता जैसे ये अन्नामलाई हैं, इस तरह के नेता पूरे भारत में हमें अपनी पार्टी में इंडक्ट करने चाहिए। कमी नहीं है ऐसे लोगों की। आप राजनीति को उस तरीके से ना देखिए कि वो फलानी जात का वो स्वामी प्रसाद मौर्य है तो फलाना राजभर है तो फलाना ये है, फलाना उसको ले लो, उसका वोट बैंक आ गया, उसका वोट बैंक है। उससे कुछ नहीं होता, हमेशा नुकसान होता है। हुआ 24 में भी, अभी हुआ 24 के पहले 22 में भी हुआ, हमेशा नुकसान होगा। हम किसी दूसरे दल की जातिगत जो समीकरण है उसकी कभी ना तुलना उससे कर सकते हैं, ना उसमें उससे जीत सकते हैं, कभी नहीं जीत सकते हम, क्योंकि हमारी टीआरपी वो नहीं है। हमारी टीआरपी है कि हम एक विचारधारा की राजनीति करते हैं, राष्ट्रवाद की करते हैं, मानवता की करते हैं। तो ऐसे ही लोग तो आने चाहिए। पिछले 7-8 सालों में हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग ले लिए जाते थे अपराधी बैकग्राउंड के, जाति समीकरण के बैकग्राउंड के, अनपढ़ किस्म के, कुछ ऐसे जो बड़बोले किस्म के, जो राष्ट्रवादी भी नहीं थे, गालियां देते थे। ऐसे लोगों को हमने लिया है, हमारी पार्टी के शीर्ष ने लिया है। हमने नुकसान झेला है। हमने उत्तर प्रदेश में नुकसान झेला है, कई जगह नुकसान झेला है। मेरा सुझाव, मेरा मुंह तो छोटा है, मेरा सुझाव है ऐसे नेता, मैं केवल अन्नामलाई की कम उम्र का हवाला नहीं दे रहा हूं। एक बात और कह दूं यहां पर कि ये जो उम्र का फार्मूला भारतीय जनता पार्टी आजकल ला रही है, ये मैं फिर से कह दूं बहुत गलत है। हमारे प्रधानमंत्री 75 साल के होने जा रहे हैं। जरा उनकी ऊर्जा देखिए, जरा उनका चरित्र देखिए, जरा उनका देखिए राष्ट्र के प्रति समर्पण। क्या कहीं से कोई कमी है क्या? ऐसे सैकड़ों हजारों लोग आज मौजूद हैं, आप नहीं लेते हैं। आप एक नियम बना देते हैं कि भाई साहब वो 35 से 60 के बीच वालों को लेना। ये क्या तरीका है? चाहे आपको 30-35 वाले को लेना हो, चाहे 60, 65, 70, 75, 80 वाले को लेना हो, आप लीजिए। व्यक्ति की अकल, जो वास्तविक राजनीतिक समझ और अकल आती है राष्ट्र के प्रति, वो तब आती है जब वो रिटायर हो चुका होता है। 60 के बाद आती है। पूरे वर्ल्ड की स्टडीज है कि 60 से 70 के बीच उसके व्यक्ति के अंदर सबसे ज्यादा समझ होती है। तो इसलिए ये उम्र का भी आप जो कंसिडरेशन है उसको छोड़िए, आप जातिगत समीकरण भी छोड़िए। आप ऐसी विचारधारा वाले लोग जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो, मानवता के लिए समर्पित हो, और जरा से भी कॉज के लिए। लाल बहादुर शास्त्री को आपने देखा था, जरा सा ट्रेन एक्सीडेंट में त्यागपत्र दे दिया था। तो इस तरह की राजनीति दोबारा भारत में आए, हम इसकी कामना करते हैं, हम सुझाव देते हैं। हम ये कहते हैं कि आप पूरे भारत में जगह जगह आप राष्ट्रवादी और मानवतावादी विचारधारा के लोगों को लें और अपनी पार्टी को कतई प्रदूषित ना करके दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पार्टी बनाएं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।